Everyone, so today we are going to discuss Unit 2, that is Market Demand. So demand word तो सबने इस वर्ड से सब फैमिलियर होंगे कि डिमांड होता क्या. दैट मीन्स हमें कुछ भी अगर जो चीज़ चाहिए, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि हाँ हमें क्या है, डिमांड है. सो द फर्स्ट थिंग कम्स मीनिंग ऑफ डिमांड, कि डिमांड होता क्या है. So demand for a commodity refers to the quantity of a commodity which an individual household is willing and able to purchase per unit of a time at a particular price. कहते हैं डिमांड होता क्या है, कि डिमांड किसी भी चीज़ की, कमोडिटी की अगर जो डिमांड है उसको हम क्या कहते हैं, कि वो उतनी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, मतलब एक कमोडिटी को कितनी क्वांटिटी लेना चाहता है, विच एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड इज विलिंग एंड एबल टू परचेज. ठीक है, एक तो वो लेना भी चाहता है, उसकी इच्छा होनी चाहिए, विलीनेस होनी चाहिए. दूसरी चीज, उस चीज को वो ले भी पाए. ठीक है, दैट मीन्स उसके पास एक तो उसकी विलीनेस हो, मतलब वो मन में उसके हो कुछ लेने के लिए. ये नहीं है कि इच्छा है नहीं बट उसको हम डिमांड नहीं कहेंगे. आपकी विलीनेस होनी बहुत जरूरी है. सेकेंड चीज, एबल टू परचेज. ठीक है, किस टाइम पे वो लेना चाहता है, जिस टाइम उसको चीज की जरूरत है तब वो उस चीज को ले भी पाए. तो वो टाइम बहुत मैटर करता है उस टाइम पे. एंड एट अ पर्टिकुलर प्राइस, दैट मीन्स जो प्रिवेलिंग प्राइस है मार्केट में उस टाइम वो चीज ले पाए. दैट मीन्स में तीन चीजें बहुत जरूरी है डिमांड के लिए. एक तो उसकी विलीनेस होनी चाहिए, ठीक है, कि उसको वो इच्छा हो लेने की, वो किस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे वो ले पाए जिसको उसको रिक्वायरमेंट है. एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्राइस. ठीक है, जिस प्रिवेलिंग प्राइस के ऊपर मुझे वो कमोडिटी मिल रही है वो भी मैं ले पाऊँ. ठीक है, सो डिमांड फॉर अ कमोडिटी इम्प्लाइज, क्या क्या इम्प्लाई करते हैं. पहली चीज, डिजायर टू एक्वायर है. ठीक है, दैट मीन्स इच्छा हो. विलिंगनेस टू पे फॉर इट, ठीक है, उसके लिए वो पैसे भी पे कर पाए. एंड एबिलिटी टू पे फॉर इट, उसके पास वो पैसा भी हो. अब एग्जाम्पल हम देखते हैं, उसे समझ आएगा कि क्या होता है डिमांड. अ माइजर्स डिजायर फॉर एंड हिज एबिलिटी टू पे फॉर अ कार इज नॉट अ डिमांड. माइजर कौन होता है? माइजर मीन्स जो कंजूस है पर्सन. ठीक है, जो मतलब वो पैसे खर्चने को मतलब वो तैयार ही नहीं, कंजूस है, दैट इज अ माइजर. तो वो कह रहे हैं कि माइजर है, उसका क्या है, एक तो इच्छा है और वो पे भी कर सकता है कार के लिए, बट वो डिमांड नहीं होगी बिकॉज ही डज नॉट हैव अ नेसेसिटी विल टू पे फॉर इट. ठीक है, उसका कहीं ना कहीं है डिजायर कि मैं कार खरीद लूँ, मैं पे भी कर सकता हूँ, बट ऑब्वियसली ही इज अ माइजर, वो कंजूस है, तो उसका कहीं ना कहीं इच्छा नहीं होगी पे करने के लिए. सो दैट विल नॉट बी अ डिमांड. डिमांड के लिए तीन एसेंशियल जो हमने पढ़े हैं, डिजायर टू एक्वायर इट, विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे, ये होने बहुत जरूरी है. सेकेंड है, सिमिलरली अ पुअर मैन्स डिजायर फॉर एंड हिज विलिंगनेस टू पे फॉर कार इज नॉट डिमांड बिकॉज ही डज नॉट हैव द नेसेसरी एबिलिटी टू पे. ठीक है, कह रहे कि एक पुअर पर्सन है, ठीक है, उसकी इच्छा है कि मैं कार ले लूँ. ठीक है, वो तो बहुत कुछ इच्छा करते हैं, ठीक है, वो बहुत कुछ सोचते हैं. ठीक है, अब पुअर मैन्स डिजायर फॉर, ठीक है, उसकी डिजायर है और उसकी विलनेस पे अगर वो कर सकता है तो वो डिमांड नहीं होगी बिकॉज उसके पास उतनी एबिलिटी नहीं है कि वो परचेजिंग पावर उसके पास इतनी नहीं है कि वो कार खरीद सके. सो दैट इज इन सिंपल लैंग्वेज इफ वी से व्हाट इज डिमांड. तो डिमांड वही होता है कि डिमांड ऑफ अ कमोडिटी का मतलब है ऐसी चीज जो इंडिविजुअल विलीनेस भी हो उसकी पे करने के लिए, इच्छा भी हो और वो चीज को पे भी कर पाए. दैट इज द थ्री मोस्ट एसेंशियल्स फॉर अ डिमांड. नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. अब कौन कौन से फैक्टर्स कह सकते हैं हम, कौन कौन सी डिटर्मिनेंट्स हैं जो मेरी डिमांड सिलेक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं. ठीक है, सो द डिमांड फॉर अ कमोडिटी अराइजेज फ्रॉम द कंज्यूमर्स विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परचेज अ कमोडिटी. कहते हैं डिमांड कब अराइज होती है, एक तो कंज्यूमर एक विलिंग भी हो, ठीक है, उसकी इच्छा भी हो, और दूसरी चीज उसके पास एबिलिटी भी हो परचेज करने की. दैट मीन्स उसके पास पैसा होना भी बहुत जरूरी है. ठीक है, सो दैट मीन्स दे आर सेइंग कि जो कंज्यूमर्स हैं उसके पास
एक तो विलीनेस भी हो और साथ में उसकी एबिलिटी भी हो परचेज करने के लिए। द डिमांड थ्योरी सेज दैट द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ or depends on not only of a price of a commodity but also on the income of the person, price of related goods, both substitutes and complements, taste of consumer, price expectations and all other factors. So what they are saying कि सिर्फ जो डिमांड है कंज्यूमर की, जो भी कोई कमोडिटी वो खरीदना चाहता है, सिर्फ वो डिमांड आपकी प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, ठीक है। और बहुत से फैक्टर्स हैं जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, दैट मीन्स अगर इनकम अच्छी होगी तो ही वो अच्छा खरीद पाएगा, इनकम नहीं होगी तो वो चीज नहीं खरीद पाएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब है इसमें दो तरह के गुड्स आएंगे, ताकि विल स्टडी इन डिटेल फर्दर कि सब्स्टिट्यूट से कॉम्प्लीमेंट। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर एक कमोडिटी की जगह पर दूसरे को कंज्यूम कर रहा है, जैसे टी एंड कॉफी। एंड कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं जो कंज्यूमर गुड्स को इकट्ठे कंज्यूम कर रहा है, दैट मीन्स ब्रेड एंड बटर, इंक एंड पेन, ठीक है, कार एंड पेट्रोल एंड सो ऑन। सो थर्ड आता है आपका टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर का टेस्ट होगा, किसने इसकी चीज की डिमांड लग रही है तो वो खरीदेगा। अगर उसका टेस्ट ऑफ कंज्यूमर डिफरेंट है, कमोडिटी उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो कंज्यूमर गुड नहीं खरीदेगा। प्राइस एक्सपेक्टेशन, दैट मीन्स अगर कंज्यूमर को लगता है कि मेरे प्राइसेस बढ़ जाएंगे कमोडिटी के आगे जाके तो वो आज ज्यादा खरीद लेगा। अगर उसको लगता है कि आगे नहीं बढ़ेंगी तो आज वो कम खरीदेगा, फ्यूचर में जाके ज्यादा खरीदेगा। तो ये सारे डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है, जो आपके डिमांड को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। सो डिमांड फंक्शन इज अ कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मुलेशन which specifies the factors that influence the demand for a product, ठीक है। कैसे होगा, dx है डिमांड है ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल्स टू f इंटू पी एक्स, पी वाई, पी जेड, बी ए ई टी एंड यू, ठीक है। हम देखते हैं ये पी एक्स पी वाई कैसे कैसे स्टैंड करते हैं नंबर्स। जैसे dx जो है आपका, dx stands for demand for commodity x, जो हमने यहाँ पे पढ़ा, is equals to s, that is function relationship। उसके बाद हमने वर्ड पढ़ा है px, then py। px is equals to price of item x, py is price of substitute, then pz price of complement, then b, that is income of the consumer, a stands for advertisement expenditure, then E stands for price expectation, T stands for taste or preference, and last stands for U, all other factors. So first we will read the first determinant of demand, that is price effect on demand. So वो क्या कह रहे हैं इसमें कि demand for commodity X is inversely related to its own price। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हम कहते हैं कि अगर चीज महंगी है तो कंज्यूमर कम खरीदेगा, अगर चीज थोड़ी सी सस्ती है तो कंज्यूमर उसकी डिमांड ज्यादा रखेगा। जैसे हम एग्जांपल पढ़े रिसेंट हमारे लास्ट जो हमने फ्यू मंथ्स पहले देखा था, यहाँ पे हमारे अनियन के प्राइसेस बहुत एकदम से हाइक हो गए थे, दैट मीन्स कंज्यूमर ने वो चीज की डिमांड कम कर दी थी, ठीक है। सो प्राइसेस प्याज की, ठीक है, नो डाउट जरूरत सबको है, कोई खरीदता था, कोई ऐसे ही बना रहा था, ठीक है। तो दैट मीन्स अब जो स्टॉकर्स ने प्याज को स्टॉक कर लिया था, ठीक है, प्राइस स्टॉक कर लिया, दैट मीन्स उस चीज की डिमांड क्या होगी थी, कम होगी थी, बिकॉज उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाइक में थे, बहुत पीक में थे। अब प्राइसेस कम हो गए तो हम नॉर्मल रूटीन में आ गए हैं, नॉर्मल कंजम्पशन में आ गए, तो हमने अनियन की कंजम्पशन फिर से स्टार्ट कर ली, दैट इज द प्राइस इफेक्ट ऑन डिमांड। अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो कंज्यूमर कम डिमांड करेगा, प्राइसेस कम होंगे तो कंज्यूमर ज्यादा डिमांड करेगा। नेक्स्ट कम्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑन डिमांड। सो व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? वो कह रहे हैं कि हम एक कमोडिटी की जगह दूसरी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ टी
and coffee most easiest and common example of substitute goods की अगर मेरी प्राइजेस टी के बढ़ गए तो मेरी कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो टी एंड कॉफी हो गया, आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, आपकी जूसेस हो गई, ये सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो अगर एक की भी प्राइस मेरी बढ़ रही है तो मैं दूसरी चीज की डिमांड पे शिफ्ट कर दूंगी, मेरी उसकी चीज की डिमांड बढ़ जाएगी। सो इफ y इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ x देन एज प्राइस, अगर वो कह रहे हैं कि y और x सब्स्टिट्यूट्स हैं और y की प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो मैं x की डिमांड क्या करूंगी, ज्यादा करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट ऑन डिमांड। अब कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट का मतलब है एक ही कमोडिटी की जगह मैं दूसरे कमोडिटी को कंज्यूम कर लूंगी, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। अब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि एक चीज जो है वो दो चीजें मैं साइमल्टेनियसली कंज्यूम कर रही हूँ, जैसे कार के साथ मुझे पेट्रोल भी चाहिए, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। ब्रेड अकेली तो नहीं खाऊंगी, इसके साथ मुझे बटर भी चाहिए। पेन में अकेले तो यूज नहीं करूंगी, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसमें इंक भी चाहिए। So that is your complementary effect on demand. If they are saying if Z is the complement of X, अगर Z के prices fall होंगे तो demand for X Z क्या है, goes up। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर कार के प्राइजेस कम हो गए हैं तो ऑब्वियसली लोग कार तो खरीदेंगे, ज्यादा कार खरीदेंगे, बिकॉज कार के प्राइसेस कम हो गए हैं। तो कार में डालने के लिए पेट्रोल भी लोग ज्यादा डलवाएंगे, ठीक है। अगर ब्रेड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो लोग अकेले बटर को क्या करेंगे, ब्रेड कम खरीदेंगे तो बटर भी कम खरीदेंगे, दैट इज इसमें हम डायरेक्ट रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो पेन की डिमांड क्या होगी, कम होगी। दैट इज हमें दोनों को साथ में लेकर हुए चलना है कि कैसे कैसे हम उसमें हमारी कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट डिमांड में क्या हो रहा है। नेक्स्ट कम्स प्राइस एक्सपेक्टेशन इफेक्ट ऑन डिमांड। इसमें आता है कि अगर मैंने सोचा है कि एक साइकोलॉजी कहती है कंज्यूमर की कि आज मैं गुड खरीद रही हूँ, उसके कल जाके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो ऑब्वियसली मैं उस चीज को स्टॉक करके रख सकता है कंज्यूमर। ये स्टॉक करके करेगा, उसको पता कि आगे जाके प्याज के प्राइसेस बढ़ने, उसने पहले ही स्टॉक करके रख लिया और कंज्यूमर को महंगे बेचा। सो अगर कंज्यूमर को लगता है कि कल को जाके प्याज के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, उसने आज ही ज्यादा खरीदने शुरू कर दिए कि मैं कल महंगे नहीं खरीदूंगा। सो दैट इज योर प्राइस एक्सपेक्टेशन इफेक्ट ऑन डिमांड। अगर आपको लगता है कि प्राइसेस बढ़ेंगे तो आज चीज आपको पहले स्टॉक कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आगे के प्राइसेस कम होंगे तो आप प्राइस चीज को किसी को स्टॉक नहीं करें। नेक्स्ट कम्स इनकम इफेक्ट ऑन डिमांड। इसमें हम दो तरह की गुड्स पढ़ेंगे, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स, ठीक है। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप नॉर्मल गुड्स, अच्छी क्वालिटी गुड्स ज्यादा खरीदोगे और लोअर क्वालिटी गुड्स क्या करोगे, कम खरीदोगे। एंड वाइस वर्सा, अगर आपको लगता है कि मेरी इनकम कम हो गई है तो अब इसमें इंफीरियर गुड्स ज्यादा खरीदोगे और नॉर्मल गुड्स कम खरीदोगे। दैट इज योर इनकम इफेक्ट ऑन डिमांड। एग्जाम्पल्स है नॉर्मल गुड्स की, कौन सी होगी, आपकी टी शर्ट्स होंगी, आपकी टी, शुगर, नूडल्स, वॉचेज एक्सेट्रा, ये हो गए आपके सारे नॉर्मल गुड्स जो हम सारे लेते हैं, ठीक है। एंड इंफीरियर गुड्स का मतलब है लो क्वालिटी गुड्स, राइस हो गया, आपकी ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, सेकेंड हैंड गुड्स जो हो गए, ये सारे आपके आते हैं इंफीरियर गुड्स में। नेक्स्ट प्रमोशनल इफेक्ट ऑन डिमांड। दैट मीन्स हम जितनी सेल करेंगे, जितनी एडवर्टीजमेंट करेंगे, जितनी प्रमोशन करेंगे, हमारे गुड्स उतने ही ज्यादा सेल होंगी, ठीक है। अगर हम एडवर्टीजमेंट कम करेंगे तो हमारी उतनी सेल क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्स डायरेक्ट एंड डिराइव्ड डिमांड। कि डायरेक्ट डिमांड क्या होती है एंड डिराइव्ड डिमांड क्या होती है। Direct demand refers to demand for a goods meant for final consumption, and it is demand for consumers goods like food items, ready-made garments and houses.
डायरेक्ट मतलब अगर हम सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो डायरेक्ट मतलब आपकी जो डिमांड किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह रही, दैट मीन्स सीधा आपके नीड्स के अकॉर्डिंग डिपेंड रह रही, दैट इज नीड्स ऑफ योर लाइफ, नेसेसिटीज ऑफ योर लाइफ, दैट इज अ डायरेक्ट डिमांड। ठीक है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसको हम इंडिपेंडेंट डिमांड भी कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट कम्स योर डिराइव डिमांड। सो व्हाट इज डिराइव डिमांड? डिराइव डिमांड का मतलब है कि आपकी डिमांड किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे अगर एग्जांपल है, हमने क्या करना है, पहले हम 10,000 यूनिट्स बना रहे थे विद द हेल्प ऑफ 10 लेबरर्स। ठीक है, अब हमारे यूनिट्स हमने बनाने हैं 20,000। दैट मीन्स लेबर की डिमांड किसके ऊपर डिपेंड है? हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स के ऊपर। तो अगर प्रोडक्शन यूनिट्स हमें 10 से 20,000 बनानी है तो ऑब्वियसली हमारी लेबर भी बढ़ जाएगी, अब वो 10 लेबर से 20 लेबर्स हो जाएगी। दैट मीन्स योर डिराइव डिमांड डिपेंडेंट डिमांड हम कह सकते हैं इसमें कि जो हमने जो हमारी जो लेबर की डिमांड है वो किसके ऊपर डिपेंड करी? हमारे यूनिट्स ऑफ आउटपुट के ऊपर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉ ऑफ डिमांड। सो व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी and the quantity demanded of the commodity. That means it is observed that the price and demand are inversely related, which means the two move in opposite direction. वो कह रहे हैं कि हमारी डिमांड और प्राइस के ऊपर हमारा क्या फर्क पड़ता है। वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी प्राइसेस बढ़ती जाएंगी डिमांड कम होती जाएगी, एंड अगर हमारी प्राइसेस कम होती जाएंगी डिमांड बढ़ती जाएगी। दैट मीन्स वो कह रहे हैं कि दोनों में क्या है? इनवर्स रिलेशन, ऑपोजिट रिलेशन है दोनों में, प्राइस एज वेल एज योर डिमांड। सो बाकी चीजें जो हमने देखो, बाकी फैक्टर जो पीछे पड़े हैं डिटर्मिनेंट, वो आपके इस लॉ के अकॉर्डिंग वो सेम रहते हैं, सिर्फ आपके चेंजेस किस में आता है? सिर्फ प्राइस में। अगर प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। If you look at the definition, other things being equal, the demand for a commodity varies inversely as the price. कितने बाकी आपके सारे फैक्टर्स, बाकी चीजें सारी क्या है? सेम है, कांस्टेंट है, इक्वल है, आपकी सिर्फ प्राइस के साथ ही डिमांड का इफेक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल है इसमें, if a consumer is hungry and buys a slice of pizza, the first slice will have the greatest benefit or utility. वो कह रहे हैं कि अगर हम पहला कोई स्लाइस लेते हैं पिज्जा का बिकॉज हमें भूख बहुत लगी है, सो डिमांड क्या है उस चीज की ज्यादा होगी, बिकॉज हमें भूख बहुत लगी तो हम जितने पैसे होंगे वो पे करने के लिए तैयार है। ठीक है, हमने एडिशनल स्लाइस लिया, हमारी थोड़ी सी भूख कम होगी। ठीक है, सो थोड़ी सी भूख कम हुई तो हमने थोड़े से पैसे पे करके नेक्स्ट स्लाइस ले लिया। ठीक है, बट कहते हैं जब हमें फोर्थ स्लाइस लेंगे, ठीक है, तो इस टाइम क्या होगा? हमारी भूख पूरी भर चुकी है। ठीक है, सो हम मे भी उसके लिए पे करने के लिए तैयार ना हो बिकॉज हमें भूख कम लगी। दैट मीन्स हमारी अगर डिमांड ज्यादा है तो हम उसको पे करने के लिए ज्यादा तैयार है बिकॉज हमें भूख बहुत लगी है, बट अब हमें भूख नहीं लगी तो हम क्या करेंगे? उस चीज की डिमांड नहीं करेंगे। तो ये आपकी एग्जाम्पल की मैंने देखो, प्राइजेस 2 थे, फिर 1.5 हो गई, फिर 1 हो गई, फिर 0.5। दैट मीन्स हमारे प्राइजेस कम होते गए और डिमांड ऑन द अदर साइड बढ़ती गई, 1, 2, 3 एंड 4.5। तो हमने ये ड्रामेटिकली यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया, एक्स एक्सिस के ऊपर डिमांड एंड वाई के ऊपर प्राइजेस। सो जैसे हमारे पहले में प्राइस 2 था, डिमांड 1, प्राइस 2, डिमांड 1, देन प्राइस 1.5, प्राइस 1.5 ये आपके 2 हो गया। हमने ऐसी प्लॉटिंग करनी है कि चारों पॉइंट्स को हमने क्या करना है? ज्वाइन करके बना देना। इसको हम एज अ कर्व बना सकते हैं या एज अ स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। तो ये आपका बन गया डिमांड कर्व, दैट इज ए डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? बिकॉज एक चीज की प्राइजेस जो है वो कम होते जा रही है और डिमांड बढ़ती जा रही है। दैट मीन्स वो उल्टा रिलेशन है, ऑपोजिट चीजें हैं। तो एक के प्राइजेस कम हो रहे हैं, दूसरे की डिमांड क्या है? बढ़ती जा रही है।
So the demand curve is negatively sloped, indicating that the individual purchases more of a commodity per time period at a lower price. मतलब ये आपको शो कर रहा है कि कंज्यूमर जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे जब उसके प्राइसेस क्या हो रही है, कम हो रही हैं. So that is your law of demand. So this is all about this chapter, market demand, which is very important from the examination point of view. यहाँ तो आपको डिटर्मिनेंट्स आ सकते हैं 10 मार्क्स के लिए, या लॉ ऑफ डिमांड आ सकता है, या फुल फ्लेज क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स. सो किस मर्जी में क्वेश्चन आ सकता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू.